भारतीय विजन क्लासेस पर सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो गया हूँ। यह टॉपिक कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जटिल भी है, क्योंकि स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ने में किसी को भी मज़ा भी नहीं आता है। बहुत सारे लोग आधा पढ़ के या फिर शुरुआत में ही पढ़ के छोड़ देते हैं। तो आज हम इस क्लास में स्कंदगुप्त नाटक को बहुत ही आसान करेंगे। यह स्कंदगुप्त नाटक यूजीसी नेट, जेआरएफ और झारखंड पीजीटी हिंदी जिसकी एग्ज़ाम 2023 में होने वाली है, इसका वैकेंसी भी निकल गया है, तो उसमें भी यह सिलेबस में लगा हुआ है। बहुत ही जटिल नाटक है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। बहुत से लोग तो छोड़ ही देते हैं, शुरुआत करके ही छोड़ देते हैं, परंतु आज इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको यह समस्या दूर हो जाएगी और स्कंदगुप्त नाटक में क्या हुआ है सब आपको समझ में आ जाएगा। और परीक्षा में सवाल जब आएंगे तो आप देखते ही उसका जवाब देंगे। मित्रों, वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन जो लगा हुआ उसे दबा दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। मित्रों, स्कंदगुप्त नाटक बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसमें जो भाषा इसका संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली जो भाषा है वो पढ़ने में थोड़ा कुछ अलग सा लगता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो बीच में ही छोड़ देते हैं। आज हम बहुत ही आसान करेंगे और आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम पात्र योजना देखेंगे, उसके बाद कथा वस्तु देखेंगे, गीत योजना देखेंगे और प्रमुख संवाद देखेंगे, और अंत में विभिन्न विद्वानों द्वारा स्कंदगुप्त नाटक को लेकर जो कथन कहे गए हैं सभी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी सवाल आ सकता है। तो प्रारंभ करते आज। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। कह सकते हैं कि उनके सभी नाटकों में स्कंदगुप्त नाटक जो है सबसे प्रसिद्ध है। आज हम इसे बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। सभी लोग वीडियो क्लास पर जुड़ जाएं और प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें, वीडियो बढ़ाकर बिल्कुल नहीं देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं स्कंदगुप्त नाटक। एक एक बिंदु को ध्यान से देखेंगे। स्कंदगुप्त नाटक है, उसके लेखक कौन है? तो इसके नाटककार जो हैं वे जयशंकर प्रसाद हैं। किनका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। रचना काल कितनी है स्कंदगुप्त की? तो 1928 ईस्वी। रचना काल याद रखना मित्रों, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ देता है। तो स्कंदगुप्त का रचना काल क्या है? 1928। और यह कितने अंकों का नाटक है? तो 5 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का नाटक है? 5 अंकों का नाटक है। स्कंदगुप्त का रचना काल 1928 ईस्वी है। किनका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला पॉइंट है, स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त काल का इतिहास, उसकी संस्कृति, राजनीति संघर्ष, आंतरिक कलह इत्यादि का ऐतिहासिक रूप से वर्णन है। यानी स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त काल का उसका इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक संघर्ष, आंतरिक कलह इत्यादि का ऐतिहासिक रूप से वर्णन है। स्कंदगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है। याद रखना, परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि स्कंदगुप्त किस प्रकार का नाटक है? तो ऐतिहासिक नाटक है। इसी जयशंकर प्रसाद को ऐतिहासिक नाटककार के नाम से जाना भी जाता है, क्योंकि उनके अधिकतर नाटक जो हैं ऐतिहासिक नाटक हैं। आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त नाटक की भाषा जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली छूट गया है मित्रों। तो स्कंदगुप्त नाटक की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? हम चर्चा कर चुके थे, 5 अंक। और दृश्य कितने हैं? तो 33 दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं? 33 दृश्य हैं। और अंक कितने हैं? तो 5 अंक हैं। यानी 5 अंकों वाला यह नाटक है और इसमें 33 दृश्य में है। अब सभी दृश्य देखेंगे तो प्रथम अंक में 7 दृश्य, दूसरे अंक में 7 दृश्य, तीसरे अंक में 6 दृश्य, चौथे अंक में 7 दृश्य और अंतिम यानी 5वें अंक में 6 दृश्य हैं। यानी पांचों अंक मिलाकर सभी मिलाकर कितने दृश्य हैं? तो 33 दृश्य हैं। सभी को ध्यान से एक एक पंक्ति को, एक एक बिंदु को समझते जाना, क्योंकि सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रसाद जी ने 455 ईस्वी से 466 ईस्वी यानी 11 वर्षों का काल तक के काल को आधार बनाकर यह नाटक लिखे हैं। यानी जो स्कंदगुप्त नाटक है इसमें 11 वर्षों का काल में जो कुछ हुआ है उसके बारे में वर्णन है। कब से कब तक का है? तो 455 ईस्वी से 466 ईस्वी यानी 11 वर्षों का काल, यानी तब तक काल के आधार को बनाकर इन्होंने यह नाटक लिखा। स्कंदगुप्त का शासन काल जो था वह 455 ईस्वी से 466 ईस्वी तक रहा।
यानी स्कंदगुप्त जो थे उनका जो शासन काल था वो 455 ईस्वी से 466 ईस्वी तक रहा। याद रखना, स्कंदगुप्त को स्कंदगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है और इस नाटक को भी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो उनका जो शासन काल रहा स्कंदगुप्त का वो 455 ईस्वी से 466 यानी 11 वर्ष तक रहा और वही 11 वर्षों को इन्होंने जयशंकर प्रसाद ने नाट्य का रूप दिया। अब यहाँ हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य का जो शासन काल कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ तक चला, एक एक करके देखते हैं। मित्रों, यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण तथ्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले गुप्त साम्राज्य जब चला तो सबसे पहले श्री गुप्त हुए, उनका शासनकाल कितना रहा तो 275 ईस्वी से 300 ईस्वी। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, उनका शासनकाल कितना रहा 319 ईस्वी से 335 ईस्वी। उसके बाद समुद्रगुप्त आए, जिनका शासनकाल रहा 335 ईस्वी से 380 ईस्वी। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए, इनका शासनकाल कितना रहा तो 380 ईस्वी से 412 ईस्वी। उसके बाद कुमारगुप्त आए, कुमारगुप्त का चर्चा स्कंदगुप्त नाटक में है, जिनका शासनकाल रहा 415 से 455 ईस्वी। उसके बाद स्कंदगुप्त आए, जिनका शासनकाल रहा 455 से 466 ईस्वी। तो कह सकते हैं यह जो नाटक है वो 455 ईस्वी से लेकर 466 ईस्वी के बीच जो भी घटना घटी है गुप्त काल में, उसी का इसमें इतिहास वर्णन दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त नाटक का पूरा नाम स्कंदगुप्त विक्रमादित्य है। प्रश्न आ सकता है कि स्कंदगुप्त नाटक का पूरा नाम क्या है, तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त नाटक का नायक स्कंदगुप्त है और नायिका देवसेना है। सभी पॉइंट ध्यान से पढ़ते जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को बढ़ाकर तो बिल्कुल मत देखना, जो विद्यार्थी वीडियो को बढ़ाकर देखते हैं उनको कभी समझ में नहीं आएगा और उनका आदत होता है किसी भी टॉपिक को अच्छा से पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो जो भी टॉपिक पढ़िए प्रारंभ से पढ़िए। यहाँ है स्कंदगुप्त नाटक जो है उसका नायक स्कंदगुप्त हैं और नायिका देवसेना है। स्कंदगुप्त मगध का युवराज है। कहाँ का युवराज है, तो मगध का युवराज है। जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त नाटक को 4 उपशीर्षकों के आधार पर ऐतिहासिकता प्रदान की। यानी स्कंदगुप्त नाटक जो है उसमें उन्होंने 4 उपशीर्षक के आधार पर उन्होंने इसको लिखा है। इसमें चर्चा है, पहला मगध का गुप्त वंश, मालवा का राजवंश, विक्रमादित्य और कालिदास। ये 4 उपशीर्षक के आधार पर स्कंदगुप्त नाटक की रचना किए। स्कंदगुप्त नाटक में खलनायक यानी शत्रु के रूप में हुन और पुष्यमित्र हैं। खासकर हुन का चर्चा अधिक है, यानी हुनों का आक्रमण बार बार होता है। तो इसे ध्यान में रखना कि स्कंदगुप्त नाटक में शत्रु के रूप में कौन है, तो हुन लोग हैं। यानी हुनों का आक्रमण बार बार स्कंदगुप्त नाटक में दिखाया गया है। और सिंघिल जो है हुन का आक्रमणकारी है और यही बार बार क्या करता है, मगध पर या मालवा पर आक्रमण करता है। आगे है स्कंदगुप्त नाटक में शेक्सपियर के हेमलेट का प्रभाव है। खासकर जो स्कंदगुप्त पात्र है इस पर शेक्सपियर का हेमलेट का प्रभाव है। स्कंदगुप्त नाटक का मुख्य रस क्या है, तो वीर रस है। कौन सा रस है, वीर रस है। परंतु श्रृंगार रस का भी सुंदर समायोजन है, क्योंकि इस स्कंदगुप्त नाटक में कहीं कहीं प्रेम का भी समायोजन है, तो श्रृंगार रस आना अनिवार्य है। तो मुख्य रूप से जो अंगी रस, इसका मुख्य अंगी रस जो है जिसको कह सकते हैं वो कौन है, वीर रस है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त अपनी जीत का समाचार अपने पिता के निधन के बाद अपनी माता को जाकर ठीक उसी प्रकार सुनाता है जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने शत्रु कंस वध का समाचार अपनी माता देवकी को सुनाया था। यानी स्कंदगुप्त अपनी जीत का समाचार, यानी जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कंस का वध किए थे, कंस का वध करने के बाद जब वो अपनी माता देवकी को जब कारागृह में जब देवकी के पास गए थे अपनी माता के पास, तो कंस को किस प्रकार वध किए थे, ठीक उसी प्रकार स्कंदगुप्त भी अपनी माता देवकी को उसी प्रकार समाचार सुनाती जिस प्रकार कंस वध के बाद
श्री कृष्ण अपनी माता को सुनाए थे। हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, सर्वप्रथम स्कंद गुप्त नाटक का मंचन भारतेंदु मंडल द्वारा 1938 ईस्वी में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि सबसे पहले स्कंद गुप्त नाटक का मंचन कहाँ के सबसे पहले कब खेला गया, तो भारतेंदु मंडली द्वारा 1938 ईस्वी में खेला गया था। अब आगे बढ़ते हैं। स्कंद गुप्त नाटक में मगध, उज्जैनी, काबुल और मालवा इत्यादि स्थानों का वर्णन है। स्कंद गुप्त नाटक में जो है वो मगध, उज्जैनी, काबुल और मालवा इत्यादि स्थानों का क्या है, वर्णन है। स्कंद गुप्त नाटक में राष्ट्र प्रेम और वीरत्व भाव की अभिव्यंजना हुई है। स्कंद गुप्त नाटक में राष्ट्र प्रेम और वीरत्व भाव की अभिव्यंजना हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्कंद गुप्त नाटक के पात्र योजना को देखते हैं। एक एक करके सभी पात्रों को देखेंगे। अब हम स्कंद गुप्त नाटक के पात्र योजना को देखते हैं। सबसे पहले स्कंद गुप्त नाटक में कुल 25 पात्र हैं। कितने पात्र हैं, तो 25 पात्र हैं, जिसमें से पुरुष पात्र 17 और नारी पात्र 8 हैं। और भी अनेक पात्र हैं जो गौण पात्र हैं। तो यहाँ जो मुख्य रूप से जो पात्र स्त्री पात्रों में देखते हैं, देवकी कौन है, तो कुमार गुप्त की बड़ी रानी है और स्कंद गुप्त की माता है। उसके बाद अनंत देवी कौन है, तो अनंत देवी जो है वह कुमार गुप्त की छोटी रानी है और पूर्व गुप्त की माता है, यानी स्कंद गुप्त की सौतेली माता है। जयमाला बंधु वर्मा की स्त्री और मालवा की रानी है। जयमाला कौन है, तो बंधु वर्मा की स्त्री है और मालवा की रानी है। देवसेना बंधु वर्मा की बहन है। विजया मालवा के धन कुबेर की कन्या है। उसके बाद है कमला कौन है, भटार्क की जननी है। रामा कौन है, तो सर्वनाग की स्त्री है और मालिनी कौन है, तो मालिनी मातृगुप्त की परयनी सखी है, दासी इत्यादि। तो ये सभी क्या थे, तो स्कंद गुप्त नाटक के प्रमुख पात्र थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्कंद गुप्त नाटक का सार देखते हैं, उसका सारांश देते, क्योंकि सारांश पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि स्कंद गुप्त नाटक में आखिर हुआ क्या है। तो चलते हैं सारांश की ओर। स्कंद गुप्त नाटक का एक एक अंक का हम सारांश देखें, उसका कथा वस्तु देखेंगे तो पढ़ते चलेंगे। कुमार गुप्त के मृत्यु के पश्चात कुमार गुप्त की दूसरी रानी अनंत देवी अपने पुत्र पूर्व गुप्त को मगध का सम्राट बनाना चाहती है और स्कंद गुप्त की माता देवकी को क्या करना चाहती है, यानी कुमार गुप्त की पहली रानी है जो देवकी और मगध राज्य की महारानी भी है। तो जैसे ही कुमार गुप्त का मृत्यु होता है तो उसकी दूसरी रानी अनंत देवी जो है अपने पुत्र पूर्व गुप्त को क्या बनाना चाहती है, तो मगध राज्य का सम्राट बनाना चाहती है और देवकी को नीचा दिखाना चाहती है। कुमार गुप्त के मृत्यु का समाचार सुनते ही कुमार मात्य, पृथ्वी सेन, महादंड नायक और महाप्रतिहार आत्महत्या कर लेते हैं। यानी जैसे इनको सूचना मिलता है कुमार मात्य, पृथ्वी सेन, महादंड नायक और महाप्रतिहार को कि हमारे राजा नहीं रहे, तैसे वे क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। स्कंद गुप्त का मालवा का सहायता में जाने से हुनों का मगध पर अत्याचार बढ़ते देख गोविंद गुप्त सन्यासी के वेश में आकर सबकी रक्षा करता है और उधर मालवा में स्कंद गुप्त सही समय पर जाकर हुनों और शकों को पराजित कर विजया की सुंदरता पर आकर्षित होता है। यहाँ ध्यान देना, प्रथम अंक में यही हुआ है कि कुमार गुप्त की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अनंत देवी क्या करती है, अपने पुत्र जो उसका पूर्व गुप्त है उसे क्या चाहती है, मगध का सम्राट बनाना चाहती है, क्योंकि उस समय स्कंद गुप्त वहाँ उपस्थित नहीं होता है। और उधर स्कंद गुप्त कहाँ गया और रहता है, तो मालवा से सहायता मांगा जाता है, मालवा देश से, क्योंकि मालवा देश पर हुनों का आक्रमण बढ़ जाता है। तो वहाँ से सहायता के लिए वहाँ से सूचना आता है कि मुझे सहायता हमें चाहिए, तो वहाँ मालवा की सहायता के लिए स्कंद गुप्त चले जाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए अनंत देवी अपने पुत्र पूर्वगुप्त को मगध का सम्राट बनाना चाहती है। अब वहाँ मालवा में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ सही समय पर स्कंद गुप्त जाकर
मालवा देश को हुन्नों के आक्रमण से बचाता है और वहाँ पर विजया होती है जिसकी सुंदरता पर भी वह आकर्षित होता है। ये पहला अंक में का एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ही कम, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही संक्षिप्त में इसका दिया हुआ पहला अंक का जो सारांश है, कथा वस्तु है। अब दूसरे अंक में चलते हैं। दूसरे अंक में क्या हुआ है, तो स्कंद गुप्त की अनुपस्थिति में अनंत देवी, भटार्क और सर्वनाग, अनंत देवी, भटार्क और सर्वनाग द्वारा स्कंद गुप्त की माता की हत्या की योजना बनाते हैं। यानी जब स्कंद गुप्त मालवा चला जाता है ना, बंधु वर्मा की सहायता के लिए, तो इधर क्या करते हैं, स्कंद गुप्त की अनुपस्थिति में अनंत देवी जो उसकी छोटी माता है, भटार्क और सर्वनाग, तीनों क्या करते हैं, तीनों स्कंद गुप्त की माता की हत्या का योजना बनाते हैं। और जैसे ही सर्वनाग देवकी पर तलवार चलाने के लिए उठाता है, वैसे ही स्कंद गुप्त जो है वह मुदगल और धातुसेन के साथ प्रवेश करता है और अपनी माता की रक्षा करता है। अब स्कंद गुप्त अपनी माता को साथ लेकर मालव राज्य चला जाता है, जहां बंधु वर्मा सहित सभी के आग्रह पर राज सिंहासन स्वीकार करता है, क्योंकि वहां का राज सिंहासन बचाने का जो श्रेय था वो स्कंद गुप्त का ही था, क्योंकि समय पर पहुंचा था और हुनों के आक्रमण से क्या किया था, मालवा देश की रक्षा की थी। तो वहाँ सभी के, वहाँ जितने भी उस राज्य में जितने भी विशिष्ट अतिथि थे, सभी के कहने पर वह क्या करता, वहाँ का राज सिंहासन स्वीकार करता है। मालवा का राज सिंहासन पर बैठते ही वह बंदी सर्वनाग को अंतर्वेद का विषयपति और भटार्क को क्षमा कर देता है, परंतु विजया भटार्क की वरण करती है, जिससे स्कंद गुप्त को बहुत दुख होता है। विजया वहाँ बोलती है कि मैं भटार्क का वरण करती हूँ, यानी जैसे उसको पता चलता है कि विजया जो है भटार्क से प्रेम करती है, तो स्कंद गुप्त को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि स्कंद गुप्त जब मालवा जाता है प्रथम अंक में, तो वह विजया की सुंदरता से आकर्षित होता है, परंतु जो कुछ वह सोचता है वो बिल्कुल उसका विपरीत हो जाता है। तो समझ गए दूसरा अंक में क्या क्या हुआ। अब तीसरा अंक में चलते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से हम बताने का प्रयास किए हैं। तीसरा अंक में यह हुआ कि सिपरा तट पर विजया, प्रपंच बुद्धि और भटार्क, विजया, प्रपंच बुद्धि और भटार्क मिलकर देवसेना की हत्या का योजना बनाते हैं, जिसकी शंका मातृगुप्त को पहले ही हो जाता है। सही वक्त पर मातृगुप्त आकर प्रपंच बुद्धि के हाथों देवसेना को बचा लेता है। यानी सही उसे यह शक हो जाता है कि विजया, प्रपंच बुद्धि और भटार्क क्या कर रहे हैं, देवसेना की हत्या की योजना बना रहे हैं। और विजया क्या करती है, उसे शमशान तक ले भी जाती है और अचानक गायब भी हो जाती है। लेकिन यह शक मातृगुप्त को लग जाता है, वह अभी क्या होता है, पीछे पीछे रहता है। जैसे ही प्रपंच बुद्धि क्या करता है, देवसेना को मारने के लिए तलवार उठाता है, वैसे ही वहाँ मातृगुप्त आकर उसे बचा लेता है। उधर रण क्षेत्र में हुर्नों की सेना से युद्ध करते बंधु वर्मा वीरगति को प्राप्त होता है। और उधर रण क्षेत्र में क्या होता है, बंधु वर्मा हुर्नों की सेना से युद्ध करते वीरगति को प्राप्त करता है। शत्रु सेना से युद्ध की तैयारी होती है कि भटार्क विश्वासघात करके बांध तोड़ देता है, जिससे स्कंदगुप्त के सारे सेना पानी के बहाव में बह जाते हैं। यानी उधर रण क्षेत्र में बंधु वर्मा वीरगति को प्राप्त करता है। उसके बाद क्या होता है, सभी शत्रु सेना से युद्ध की तैयारी कर ही रहे होते हैं, स्कंदगुप्त के कह सकते उन्हीं के मार्गदर्शन में। तो सेना से युद्ध की तैयारी कर ही रहते हैं कि भटार्क क्या करता है, विश्वासघात कर देता है और जो एक बांध होता है, पानी का बहुत बड़ा बांध, उसे तोड़ देता है, जिससे क्या होते हैं, स्कंदगुप्त के सारे सेना पानी के बहाव में बह जाते हैं। ये अंक 3 में हुआ है। एक बार फिर से समझ लें, अंक 3 में जो मुख्य प्रसंग है उसी को लेकर आए हैं। इसमें जो मुख्य रूप से हुआ है कि देवसेना की हत्या का योजना बनाया जाता है, जिसे देवसेना की हत्या की योजना बनाया जाता है, परंतु मातृगुप्त समय पर आकर उसे बचा लेता है। और जिससे उनको क्या मिलता है, उसके उपलक्ष्य में मातृगुप्त को कश्मीर राज्य भी दे दिया जाता है। उसके बाद इसमें एक और हुआ है कि हुर्नों के आक्रमण में हुर्नों से युद्ध करते करते बंधु वर्मा वीरगति को प्राप्त करता है। और जब स्कंदगुप्त हुर्नों से युद्ध के लिए तैयारी कर रहा होता है, तभी क्या कहता है, भटार्क फिर से विश्वासघात करता है
हुरनों से मिलकर बांध को तोड़ देता है, जिससे स्कंदगुप्त के सारे सेना पानी के बहाव में बह जाते हैं। अब चौथा अंक में क्या होता है, भटार्क के शिविर में माता देवकी को जब स्कंदगुप्त का मृत्यु की खबर मिलती है तो वह प्राण त्याग करती है। यानी भटार्क के शिविर में माता देवकी जाती है और उसे पता चलता है कि क्योंकि पानी का बहाव जो हुआ था उसमें सारे सैनिक बहकर मर गए थे, तो सबको ऐसा लगता है कि स्कंदगुप्त भी उस पानी के बहाव में बह गया होगा। तो यह जब स्कंदगुप्त के बारे में भटार्क के शिविर में भटार्क के द्वारा यह खबर मिलती है कि तुम्हारा पुत्र स्कंदगुप्त इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसकी मृत्यु का खबर सुनकर क्या होता है कि माता देवकी क्या करती है, प्राण त्याग करती है। कमला को समझाने पर भटार्क का हृदय परिवर्तन होता है। फिर कमला जब समझाती है तो भटार्क का हृदय परिवर्तन होता है और वह देश सेवा के लिए संकल्प लेता है। और उधर क्या होता है, उधर कश्मीर पर हुनों का आक्रमण की सूचना पाकर मातृगुप्त कश्मीर राज छोड़ देता है, मतलब वहाँ त्याग कर देता है। क्योंकि कश्मीर राज्य मातृगुप्त को क्यों मिला था, देवसेना की रक्षा के लिए। तो जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर आक्रमण करने के लिए हुनों का आक्रमण होने वाला है, तैसे मातृगुप्त क्या करता है, कश्मीर का राज छोड़ देता है, उसको त्याग कर देता है। पर्णदत्त हुनों के आक्रमण से देवसेना की रक्षा करता है और अंक 4 के अंतिम दृश्य में स्कंदगुप्त का जो है दुख से मूर्छित पड़ा हुआ है। जब उसे बहुत ही दुख आता है, सभी लोग मर जाते हैं, कोई बचता नहीं है, उसी दुख में वो क्या है, अचेत पड़ा हुआ है। ये अंक 4 में हुआ है। अब हम अंक 5 में चलते हैं। अंक 4 को एक बार पुनः देख लेते हैं। अंक 4 में क्या क्या हुआ, तो भटार्क के शिविर में माता देवकी को पता चला स्कंदगुप्त नहीं रहा, वह प्राण त्याग करती है। उधर कमला के समझाने पर भटार्क जो विश्वासघात करता है, परंतु जब कमला उसे समझाती है तो उसका हृदय परिवर्तन होता है और वह संकल्प लेता है कि अब देश के साथ विश्वासघात नहीं करेगा, देश के लिए अब वह क्या करेगा, अपने देश के लिए सब कुछ करेगा और वह संकल्प लेता है। उधर कश्मीर पर हुनों का आक्रमण से क्या करता है, मातृगुप्त भी क्या करता है, तो कश्मीर का जो राज है उसका त्याग कर देता है। और पर्णदत्त हुनों का आक्रमण से देवसेना की रक्षा भी करता है। और अंक 4 के अंतिम में क्या होता है, बेचारा स्कंदगुप्त दुखी है, अचेत पड़ा हुआ है। अब अंक 5 में जो अंतिम अंक है, 5 अंकों का यह नाटक था। अंतिम अंक में क्या होता है, कनिष्ठ स्तूप के पास महादेवी देवकी की समाधि के पास पर्णदत्त और देवसेना रहती है। यानी माता जो देवकी जो प्राण त्याग कर देती है, उसका जो कहाँ पर उसका समाधि है, तो कनिष्ठ स्तूप के पास। याद रखना, परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। तो कनिष्ठ स्तूप के पास महादेवी देवकी का समाधि के पास पर्णदत्त और देवसेना रहती है। वहीं स्कंदगुप्त आता है और वहीं पर स्कंदगुप्त आता है और अपनी माँ की समाधि के पास बहुत रोता है। स्कंदगुप्त देवसेना से विवाह का प्रस्ताव रखता है, जिसे देवसेना अस्वीकार कर देती है। जिसे देवसेना क्या करती है, अस्वीकार कर देती है, जिसके प्रतिक्रिया में स्कंदगुप्त आजीवन कुमार रहने का प्रण लेता है। देवसेना के जाने के बाद विजया उसे अपने रूप के मोह में बांधना चाहती, किसे, तो स्कंदगुप्त को, परंतु असफल रहती है। भटार्क द्वारा लज्जित करने पर विजया क्या कर लेती है, तो विजया आत्महत्या कर लेती है। विजया के शव को दफनाने के लिए भूमि खोदते समय रत्नों का भंडार मिल जाता है, जिससे पुनः सेना संगठन बनाया जाता है। हुनों की सेना के साथ सिंगिल मगध पर आक्रमण करता है, परंतु पराजित होकर बंदी बनाकर छोड़ दिया जाता है। यानी हुनों की सेना का सिंगिल क्या करता है, मगध पर आक्रमण करता है, परंतु पराजित हो जाता है और उसे बंदी भी बना दिया जाता है, परंतु फिर छोड़ दिया जाता है कि दोबारा यहाँ पर आने की जरूरत मत करना, और उसे छोड़ दिया जाता है। नाटक के अंत में स्कंदगुप्त पुरगुप्त को मगध का सिंहासन देकर क्या करता है, संन्यास ले लेता है। तो अंक 5 में क्या क्या हुआ, तो अंक 5 में हम ये देखें कि माता जो देवकी है, उनकी समाधि पर पर्णदत्त और देवसेना है, उनकी रक्षा कर रही है, मतलब उस समाधि की। और वहीं पर स्कंदगुप्त आता है और अपनी माँ की समाधि को देखकर क्या करता है, बहुत रोता है। और वहीं पर स्कंदगुप्त देवसेना को
मतलब अपना जीवन साथी बनाने के लिए प्रस्ताव रखता है, परंतु देवसेना अस्वीकार कर देती है। वो बोलती है मैं आपकी दासी हूँ, आपकी दासी ही बनी रहनी चाहती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद देवसेना जब जाती है तब उसके बाद क्या होता है, जब स्कंदगुप्त को देवसेना क्या करती है, स्कंदगुप्त का विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, तब स्कंदगुप्त क्या करता है, आजीवन कुमार रहने का प्रण लेता है। यानी आजीवन वो क्या रहने का प्रण लेता है, तो कुमार रहने का प्रण लेता है। कुमार मतलब कुमारा जिसका विवाह नहीं होता है। उसके बाद जब देवसेना जाती तो विजया आती, जो चाहती है क्या, अपने रूप मोह में स्कंदगुप्त को बांधना चाहती है, परंतु असफल रहती है। और वहीं पर भटार्क आ जाता है, भटार्क उसे लज्जित करता है, तो विजया क्या करती है, आत्महत्या कर लेती है। अब विजया को शव को दफनाने के लिए जब गड्ढा खोदा जाता है तो गड्ढे से क्या मिलता है, रत्नों का भंडार मिलता है, जिससे पुनः से सेना संगठन बनाया जाता है और हुन से फिर पुनः युद्ध करके उन्हें क्या क्या पराजित कर दिया जाता है। और नाटक के अंत में क्या करता है, तो स्कंदगुप्त पुरगुप्त को मगध का सिंहासन देकर संन्यास ले लेता है। ये अंक 5 में हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा सारांश समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में नहीं तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, निश्चित आपको पूरा कथा वस्तु समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्कंदगुप्त नाटक की गीत योजना देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने गीत हैं, तो स्कंदगुप्त नाटक में कुल 17 गीत हैं। कितने गीत हैं, 17 गीत हैं। उसमें से जो मुख्य गीत है उसे हम लेकर आए, जिससे परीक्षा में प्रश्न आते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ये किनके द्वारा गाया गया है, तो मातृगुप्त के द्वारा गाया गया है अंक 5 में। आगे, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, ये देवसेना का गीत है। आगे है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आह वेदना मिली विदाई मधुकरियों की भीख लुटाई, आह वेदना मिली विदाई मधुकरियों की भीख लुटाई। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, कह सकते परीक्षा में अगर कोई पंक्ति उठाता है तो यहीं से उठाता है। ये देवसेना का गीत है अंक 5 में। कब का है, अंक 5 में। आगे, बजा दो वेणु मन मोहन बजा दो, इसे आनंदमय जीवन बना दो, ये किसके द्वारा कहा गया है, ये गीत जो है ये स्कंदगुप्त का गीत है, चतुर्थ अंक में, यानी चौथा अंक में। यानी 5 अंकों का यह नाटक था। इसमें से जो प्रमुख गीत थे वे सभी गीत को आपको बताने का प्रयास किया। याद रखना इसमें कुल गीत कितने हैं, तो कुल 17 गीत हैं। कितने गीत हैं, तो कुल 17 गीत हैं, जिसमें से प्रमुख गीत जो थे वे गीत आपके सामने लेकर हम आए। इस सभी गीत को क्या करना, याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा में यहीं से प्रश्न आते हैं। अब प्रमुख संवादों को देखते हैं। पिछले साल झारखंड पीजीटी की परीक्षा में यही संवाद आया था, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये किसके द्वारा कहा गया है, स्कंदगुप्त का ये स्वगत कथन है प्रथम अंक में। उसके बाद अगला कथन है, यह मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है, इसे प्रवंचना से कुलसित ना करो, यह मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है, इसे प्रवंचना की से कुलसित ना करो। ये स्कंदगुप्त का कथन है विजया को अंक 5 में। जब विजया बोलती है कि विजया जब उसे अपने रूप मोह में क्या करना चाहती है, रूप मोह में उसे आकर्षित करना चाहती है, उसी समय बोलता है स्कंदगुप्त, यह मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है, इसे प्रवंचना से कुलसित ना करो। उसके आगे है, देवी यह न कहो जीवन के शेष दिन एक दूसरे का मुंह देकर काट लेंगे, देवी यह ना कहो जीवन के शेष दिन एक दूसरे का मुंह देकर काट लेंगे। ये कब स्कंदगुप्त का कथन है, देवसेना को कब का है, जब देवसेना के सम्मुख वह विवाह का प्रस्ताव रखता है और देवसेना अस्वीकार कर देती है, तब स्कंदगुप्त करता है, देवी यह ना कहो जीवन के शेष दिन एक दूसरे का मुंह देकर काट लेंगे। आगे है, आह जिसकी मुझे आशंका थी वही है, विजया आज तू हारकर भी जीत गई, यहाँ तू छूट गया है, आज तू हारकर भी जीत गई। ये किसके द्वारा है, देवसेना का कथन है विजया से। एक बार फिर से देख लीजिए, आह जिसकी मुझे आशंका थी वही हुआ, विजया आज तू हारकर भी जीत गई। देवसेना का कथन है विजया से अंक 2 में।
आगे, आह कहना ही पड़ा, स्कंदगुप्त को छोड़कर ना तो कोई दूसरा आया और वह ना जाएगा। आह कहना ही पड़ा, स्कंदगुप्त को छोड़कर इस हृदय में ना तो कोई दूसरा आया और ना ही वह जाएगा। ये देवसेना का कथन है स्कंदगुप्त से अंक 5 में। क्योंकि स्कंदगुप्त जब विवाह का प्रस्ताव रखता है तब देवसेना उसे अस्वीकार कर देती है, परंतु ये भी बात बोलती है कि आह कहना ही पड़ा कि स्कंदगुप्त को छोड़कर इस हृदय में ना तो कोई दूसरा आया और वह ना जाएगा। वह ना जाएगा मतलब स्कंदगुप्त नहीं जाएगा। आगे है, तुम वीर हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है। यह स्कंदगुप्त का कथन है भटार्क से। जब भटार्क आत्महत्या करने के लिए सोचता है, जब आत्महत्या करने के लिए तलवार उठाता है, तब उसे रोक लेते हैं स्कंदगुप्त, बोलते तुम वीर हो और इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है। ये अंक 5 में हुआ है। आगे, माता का हृदय सदैव छव्य है। ये किसके द्वारा है? तो स्कंदगुप्त का कथन है अनंत देवी से। अभी हम विभिन्न संवाद को देखें जो प्रमुख संवाद थे स्कंदगुप्त नाटक के। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्कंदगुप्त नाटक की जो भाषा शैली पर लेकर जो विभिन्न मत हैं कि किसने क्या कहा, तो वह देख लेते हैं। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद ने स्कंदगुप्त की जो भाषा पर क्या बोले, इनकी भाषा निर्जीव जटिल है, मानो मिट्टी की बोझ से दबी हुई लाश हो। इनकी भाषा निर्जीव जटिल है, मानो मिट्टी की बोझ से दबी हुई लाश हो। यह मुंशी प्रेमचंद का कथन है स्कंदगुप्त नाटक के बारे में। प्रसाद जी क्या कहते हैं? प्रसाद की अपरिवर्तनीय भाषा में अभिनयोचित चांचल्य नहीं है। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। किनका है? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रसाद के नाटकों के विषय में विभिन्न मत क्या क्या हैं सबसे देख लेते हैं। अक्सर सभी सारे मत आपको नकारात्मक ही मिलेंगे। प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं। ये किनके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहे हैं प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं है। आगे, प्रसाद के नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। किसने कहे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रसाद के नाटक पढ़ने के योग्य हो सकते हैं पर खेलने लायक नहीं। ये किनके द्वारा कहा गया है? तो जनार्दन भट्ट के द्वारा कहा गया है। उसके बाद प्रसाद नाटककार है ही नहीं। प्रसाद जो हैं नाटककार है ही नहीं, ये सीताराम चतुर्वेदी द्वारा कहा गया है। उसके बाद है स्कंदगुप्त अभिनय नाटक नहीं है। ये वीरेंद्र नारायण द्वारा कहा गया है कि स्कंदगुप्त जो नाटक है वो अभिनय नाटक है ही नहीं, इस पर अभिनय नहीं हो सकता है। आगे, प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रसाद ने जितने भी नाटक लिखे हैं उन सभी नाटकों में स्कंदगुप्त जो है वो क्या है? श्रेष्ठ नाटक है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाटक। स्कंदगुप्त नाटक की कला क्षमता प्रसाद के अन्य की अपेक्षा ऊंची है। ये नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि स्कंदगुप्त की जो नाटक की कला क्षमता जो है वे अन्य नाटकों की अपेक्षा क्या है? ऊंची है। और अंत में सिद्ध कुमार क्या कहें? सिद्धनाथ कुमार कहे हैं कि प्रसाद का स्कंदगुप्त एक क्लासिक कृति। याद रखना, यहाँ से प्रश्न एकदम निश्चित ही आएंगे। प्रसाद का स्कंदगुप्त नाटक एक क्या है? क्लासिक कृति है। ये किनके द्वारा कहा गया है? तो सिद्धनाथ कुमार के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रसाद के जो प्रमुख नाटक है जयशंकर प्रसाद के सभी नाटकों को देखते हैं एक एक करके। यहाँ देखिए क्रम अनुसार सब दिया हुआ है। सज्जन 1911, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1924, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, एक घूंट 1930, ध्रुव स्वामिनी 1933 और अग्निमित्र जो है इनका क्या है? अपूर्ण नाटक है। प्रश्न आ सकता है जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक अपूर्ण है? तो अग्निमित्र
मित्र। इस सभी इनके प्रमुख नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एकघूट, ध्रुव सामनी और अग्निमित्र। अग्निमित्र क्या है? अपूर्ण है। अब याद रखना जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के नाटककार हैं? तो ऐतिहासिक नाटककार है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किए। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना, जितने भी हिंदी भाषी मित्र हैं उनके पास पहुंचाने का प्रयास करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।